सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में और मैं हाजिर हूं नदीम आपके साथ शेयर करने के लिए फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पार्ट फोर्थ को लेकर के। जी हाँ, पार्ट फोर्थ तीन पार्ट आपके हो चुके हैं। पहला पार्ट में हमने आपको डेफिनेशन ऑफ द फोर्स एंड इट्स टाइप्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। उसके बाद हमने सेकेंड पार्ट में आपको दिखाया था न्यूटन का फर्स्ट लॉ एंड लॉ ऑफ इनर्शिया जिसे हम कहते हैं। और उसके बाद द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इस तरह से थर्ड पार्ट में हम आपके साथ लेकर के आए थे। दैट वाज द न्यूटन्स सेकेंड लॉ, यानी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था। और हमने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि जैसे न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हमने क्या बताया था, आपको ये बताया था कि हर चीज़ अपनी ही स्टेटस में रहती है, चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन इन द स्ट्रेट लाइन में हो। तो वो अपनी ही हालत में रहेगी जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस्ड फोर्स काम न करे। उसके बाद सेकंड लॉ में हम आ गए थे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्ट्स ऑन इट एंड इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी कि मतलब मोमेंटम, दैट इज द मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज जो है दैट इज द प्रोपोर्शनल ऑफ द फोर्स। यानी कि फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन सा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और ये उस दिशा में काम करती है जिस दिशा में फोर्स काम करती है। दैट इज द केस। और फिर हमने यहाँ से फॉर्मूला डिराइव किया था, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। जी हाँ, फोर्स इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन। एक चीज मैं आपको ये डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ आया था। डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में भी आपको बताया था। इट इज द क्वांटिटी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। के मास इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसको मोमेंटम कहते हैं। और मोमेंटम भी जो निर्भर करता है वो दैट इज द फोर्स एक्ट्स ऑन इट, और वेलोसिटी पर निर्भर करता है। जी हाँ, और मास पर भी निर्भर करता है, यानी मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी पर निर्भर करता है। और फोर्स इसी तरह से, फोर्स जब मास इंटू वेलोसिटी पर करता है तो फोर्स भी हम जानते हैं, हमने पढ़ा है आपको कि फोर्स, इनर्शिया और मास तीनों एक दूसरे का मतलब आप ये कर लें कि एक दूसरे से रिलेटेड है। जितना मास होगा उतनी ज़्यादा फोर्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है, और जितना फोर्स लगेगा वेलोसिटी भी उतनी ही बढ़ेगी, ठीक है। यही चीज इसमें था। अगर मान लेते हैं कि दो बॉडी है और दोनों का वॉल्यूम अगर सेम हो लेकिन मास अगर डिफरेंट है तो दोनों में जो मोमेंटम पैदा हो, ये दोनों में जो फोर्स पैदा होगा दैट वुड बी डिफरेंट। दोनों में जो फोर्स लगेंगे दैट वुड बी डिफरेंट, बिकॉज हियर द मास जो दोनों का है कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम हो। जी हाँ, जिसमें मास अधिक होगा उसमें फोर्स हमें अधिक लगाने पड़ेंगे, जिसमें मास कम होगा उसमें हमें फोर्स कम लगाने पड़ेंगे। तो ये क्या हमने देखा था इस मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इस तरह से हमने सेकेंड लॉ, डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम, और फिर फॉर्मूला ऑफ फोर्स F इक्वल टू ma हम लोग ड्राइव किए थे। अब आइए न्यूटन का थर्ड लॉ हम देखते थे। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का थर्ड लॉ यही कहता है कि जब किसी बॉडी के द्वारा से दूसरे बॉडी पर फोर्स लगाए जाते हैं तो वो बॉडी भी फोर्स लगाती है साइमल्टेनियसली या इंस्टैंटेनियसली। तो ये बिल्कुल ही जैसे ही फोर्स लगाएंगे वो भी फोर्स लगाएगा। तो यही चीज़ हम लोग के आगे आते हैं और देखते हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इंस्टैंटेनियसली वो, यानी कि एक जैसे ही फोर्स लगाएंगे वहां भी फोर्स लगेगा, दैट इज द कॉल्ड इंस्टैंटेनियसली। जी हाँ, और फिर कि हमने ये देखा था कि जो इक्वल जो फोर्स होता है, जो फोर्स एग्जर्ट हम करते हैं और दूसरा बॉडी जो फोर्स यानी कि रिएक्शन दिखाता है दैट वुड बी इक्वल एंड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जी हाँ, तो फिर ये हम देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट, ये फोर्स जो लगते हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगते हैं और नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। जैसे हम ले लें कि जैसे नाव को ले लीजिए,
नाव को लग्गा से अगर मारते हैं हम पानी में यानी कि ज़मीन पे, तो ज़मीन को पीछे की ओर मारते हैं लेकिन नाव मूव करता है ऊपर की ओर। तो हमने जो फोर्स एक्सर्ट किया वो दैट वाज ऑन द अर्थ, मैंने ज़मीन पर लगाया फोर्स, और ज़मीन ने जो फोर्स लगाया उसका असर किस पर गया, वो नाव पर गया और नाव मूव कर गया। तो ये हमने देखा था, यानी कि फोर्स जो एक्ट करता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे, न कि सेम ऑब्जेक्ट पे। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जी हाँ, तो फिर ये भी हमको इसमें रिमेंबर करने की जरूरत है कि एक्शन एंड रिएक्शन जो है ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये कुछ पॉइंट्स जो है, ये सब पॉइंट्स आपको बिल्कुल ध्यान में रखने की जरूरत पड़ेगी। ये दीज आर द एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। दो बातें यहाँ पर हमने देखा, द फोर्सेस एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर जो हमने बताया इक्वल एंड ऑपोजिट, ये सब कोई जान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पे हमको लगता है कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये मैं इसलिए यहाँ बार मैं दोहरा रहा हूँ कि इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट द एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। जी हाँ, तो फिर हम नेक्स्ट आते हैं और देखते हैं कि जब हम स्टैंडिंग करते हैं रेस्ट से, तो और फिर वॉक करने के लिए हम रवाना होते हैं। जैसे ही वॉक करते हैं तो हम यानी कि हम लोग एक्सलरेट हो जाते हैं। वो क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो हम एक्सलरेट होते हैं। अब होता क्या है कि हम पुश करते हैं जमीन पर बैकवर्ड दिशा में पैर को, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, और फिर इक्वल अपोजिट रिएक्शन फोर्स जो है हमारे पैर पर भी लगता है, और फ्रॉम द यानी कि अर्थ कर लीजिए, यानी अर्थ के द्वारा। तो ये इसलिए हम मूव कर जाते हैं। अर्थ मूव नहीं करता है इसलिए कि अर्थ तो बहुत भारी है, उसको मूव करने के लिए बहुत फोर्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम हल्के होते हैं तो हम मूव कर जाते हैं। तो ये इस तरह से हम करें। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इवन दो द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दिस फोर्सेस मे नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। जी हाँ, ये इस पॉइंट को यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है सर। फिर से एक अच्छा पॉइंट आ गया यहाँ पर कि ये जो है कि जो हम देख रहे हैं कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस तो लगते हैं, लेकिन उनका जो इसमें एक्सेलरेशन जो यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा वो ज़रूरी नहीं है कि सेम करेगा। जी हाँ, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम करेगा। जी हाँ, ये ध्यान में रखिएगा, यानी कि दीज फोर्सेस मे नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ये ध्यान में रखेंगे आप। जी हाँ, तो इस तरह से क्या हुआ, दिस इज बिकॉज, ये क्यों ऐसा होता है कि ईच एक्ट्स ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दैट मे हैव अ डिफरेंट मास। जैसा कि हमने कहा आपको कि जमीन तो हट नहीं सकती है, इसलिए कि उसका मास बहुत ज्यादा है। तो वहां पर वो जो एक्सेलरेशन हमारे बॉडी को मिलता है वो जमीन को नहीं मिल सकता है, तो इसलिए वहां पर वो नेग्लिजिबल हो जाता है और हम मूव कर जाते हैं आगे की ओर। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, मैं फिर से उसको एक्सप्लेन करूंगा। जी हाँ, कुछ और एग्जाम्पल आपको देख लेते हैं। जब हम गन को फायर करते हैं, बुलेट जो एकदम एक्सर्ट करता है इक्वल, मतलब इसमें फोर्स, और कि बुलेट जो कर रहा है फोर्स यानी कि आगे बढ़ा, तो गन पीछे की ओर मारता है। दिस रिजल्ट्स इन द रिकॉइल ऑफ द गन। इसलिए कि गन को इसलिए कहा था कि सीने से मतलब लगा के ही गन को फायर करना चाहिए, नहीं तो चोट लगने का खतरा हो जाता है। चूंकि जैसे ही गोली आगे जाएगी गन पीछे की ओर मारेगा, यानी कि एक्शन लगा किसमें, गोली में, और रिएक्शन किसमें हुआ, गन में हुआ। जी, तो इस तरह से सिंस द गन हैज मच ग्रेटर मास देन द बुलेट, द एक्सेलरेशन ऑफ द गन इज मच लेस देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट। यानी कि जिस रफ्तार से बुलेट रवाना हुआ उस रफ्तार से गन पीछे की तरफ नहीं उनके इसमें मूव करती है, इसलिए कि गन का जो मास है वो बुलेट से बहुत ज्यादा है। तो हमारे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। और फिर इस तरह से थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन आल्सो बी इलस्ट्रेट
व्हेन अ सेलर जंप्स आउट ऑफ द रॉक, आपने कभी नाव पर चढ़ा होगा और नाव से आप अपने जंप किया होगा, तो जैसे ही आप जंप करेंगे नाव आपका पीछे चला जाएगा। जी हाँ, नाव मूव कर जाएगा पीछे की तरफ। आप लोग जो नदी के बगल के लोग हैं उनको इन सब बातों का ज्ञान जरूर होगा। चलिए, तो मैं आज इतना ही थर्ड लॉ ऑफ मोशन को मैंने क्लियर किया। कल मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और अन्य बातों को लेकर के मैं आऊँगा, लेकिन तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब भी। दोस्तों, आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स हमारी हौसला अफजाई करते हैं। मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ कुछ बातों को लेकर के इस तरह से, तो आप भी हमें हमारी हौसला अफजाई करें। धन्यवाद।